सेठ साहब, आज के दिन की मुनासिबत से शुरू कर लेते हैं। आपने फिल्म देखी गन्स एंड रोजेस? नहीं। चले, वो फिल्म तो आप देखेंगे, लेकिन उससे रेलेवेंट आज का हमारा मवाद है जो हम डिस्कस करने वो क्या है। नरेंद्र मोदी जी का विजिट टू यूएस। हाँ, गन्स एंड रोजेस मतलब रोमांस भी है उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ, फिर उनके डिफेंस डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, जिनको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी बहुत से सवालों के जवाब हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी जवाब दिए। टैरिफ रिलैक्सेशंस लेके, उसके तोहफे लेके नरेंद्र मोदी गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि ये फोर्थ ग्लोबल लीडर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस संभालने के बाद अमेरिका का विजिट कर रहे हैं। कितना सिग्निफिकेंट लगा है आपको उनका ये विजिट टू यूएस? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पता है इस वक्त किस मूड में है? किस में? क्या डांस के? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जो डांस है, रिवायती अंदाज है, वो तो बड़ा पॉपुलर हो गया ना, हर जगह पे यही हो रहा है। जी। तो दैट इज द न्यू डोनाल्ड ट्रंप एंड दैट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब डोनाल्ड ट्रंप अपना डांस जो है, तो सियासी डांस जो है उसका, ही इज गोइंग टू इम्प्रिंट इट ऑन द वर्ल्ड, वेदर इट इज द नेटो, whether it is India, whether it is China, and whether it is Russia. Right. तो I think we should discuss this. उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 30 दिन के अंदर ही अफरा तफरी खड़का दिया था। So now to come to this question of कि आपने कहा कि चौथा लीडर है। जी। हाँ, पहले मेरा ख्याल है जापान वाले हो गए हैं, और इजराइल सबसे पहले आया है, नेतन्याहू हो गया, जापान हो गया, और फिर जॉर्डन से भी मिल लिया है, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो इशू है गाजा का, तो उससे जॉर्डन इज इन्वॉल्व ना, बिकॉज ये तो कह रहे हैं ना कि ले लें जॉर्डन को, इजिप्ट को और उर्दन को, इनके ऊपर प्रेशर है कि आप पैलेस्टीनियंस को ले लें, तो जॉर्डन की तो फटी हुई है, उधर सीसी की इजिप्ट में फटी हुई है, बिकॉज दे आर द रेसिपिएंट्स ऑफ अमेरिकन एड, उसके बगैर ये रह नहीं सकते। तो अब उधर से ये कह रहा है कि बंदे रखे आप, और गाजा को मैंने अब नया एक सी रिजॉर्ट रिवैम्प करना है, और उधर तो पैलेस्टीनियंस को अब रखना नहीं है हमने। तो मतलब है कि अच्छे खासे उसने जो है ना, शेकन अप एवरीथिंग, द एग्जिस्टिंग स्टेटस को इन द रीजन एंड इन द वर्ल्ड। तो अब लेट्स फर्स्ट डिस्कस इंडिया में रहा। इंडिया में ये है कि हमें ये तो पता है कि इंडिया की एक पार्टनरशिप है विद द यूनाइटेड स्टेट्स, वो क्वाड के अंदर है ना इंडिया, और साउथ चाइना सी के अंदर जो भी ये जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका जो कुछ कर रहे हैं वहाँ, इज पार्ट ऑफ इट, और चाइना ऑफ कोर्स इज इंडियाज बिग प्रॉब्लम, और वो भी अमेरिका का भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। सो नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना, और आपने पहले ही ये बता दिया कि जाने से पहले उसने कोई छोटी मोटी, जैसे कहते हैं ना, बड़े गॉड को कोई ऑफरिंग्स करते हैं ना, दाने डाले, हाँ हाँ, गॉड्स के आगे सैक्रिफाइसेस करते हैं ना थोड़ी सी। तो जाने से पहले इन्होंने, मोदी साहब ने 10% हार्ली डेविडसन के ऊपर टैक्स जो है, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर ली। वो नाराज थे उस पे डोनाल्ड ट्रंप, छोटी चीज़ों के ऊपर करके कि बस चलो ऐसी कुछ करता है, कोई रोटी पानी देती है गॉड नु, तो हम जाइए, चढ़ावा चढ़ाया ना मूर्ति के आगे। तो अब मूर्ति के पास पहुँच गए हैं, चढ़ावा चढ़ा के। उधर से मूर्ति जो है वो कहती है कि अपनी जगह पे सारी बात ठीक है, मगर अब तो ऐसे ही होगा कि ये कि 2-3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इंडिया के जो टैरिफ बैरियर है इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मुंह पे कह दिया उन्होंने, मुंह पे कह दिया, और स्पीच के अंदर कह दिया, और वो सुन रहा है वहाँ मोदी। तो एक तरफ मोदी कहता है आई एम MIGA, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वो कहता है MAGA, मैगा, मीगा, वो मैगा कर रहा है, ये कहता है मैं मीगा पे आ गया। तो अब नरेंद्र मोदी को सुनना पड़ा ना कि अब आपका जो ट्रेड बैलेंस है, सबसे पहले तो उसने यहाँ से शुरू की ना बात, उसने कहा जी कि इंडिया और अमेरिका जो है, जो तजारत करते हैं वो 190 अरब डॉलर की तजारत है, जिसमें से 120 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है इंडिया की टू अमेरिका, और 70 अरब डॉलर की अमेरिका की एक्सपोर्ट है टू इंडिया। अच्छा। और जो ट्रेड डिफिसिट है वो 50 अरब डॉलर के करीब है। अच्छा। इंडिया का फ़ायदा उसका। वो कहता है तो साफ़ करो ना, पहले ट्रेड बैरियर्स कम करो, नहीं तो हम भी उतने लगाएंगे जितने आपने हमारे रेसिप्रोकल। और यही वो सब दुनिया को यही पैगाम दे रहा है कि जो साढ़े ना करोगे ऐसी भी तोड़ना वही कराएंगे। चाइना को भी यही पैगाम है, इंडिया को भी यही पैगाम है, पर इसके अलावा भी इंडिया को एक पैगाम है, और इंडिया ज़ाहिर है कांट अफोर्ड टू डू दैट। और ये ट्रेड डिफिसिट, इसी के ऊपर तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया बिल्ड करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसने ये कहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, अब हमारे से हथियार ख़रीदो तुम,
मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा जोर है अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा जोर है। और इस वक्त इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। टोटल अगर 100 रुपए की दुनिया की एक्सपोर्ट है हथियारों की, तो उसमें से 10 रुपए की इंपोर्ट है इंडिया की। और एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इंपोर्ट करता है। और इसलिए हथियार इंपोर्ट करता है रशिया से, फ्रांस से और अमेरिका से। अमेरिका कहता है हमें नंबर 1 बताओ, रशिया की जगह लाओ। हाँ, रशिया को कम करो और हमसे लो। वहाँ 2 जगह पे वो इंडिया को कह रहा है। एक तो ये कि हमसे हथियार लो, स्पेशली F-35 फाइटर्स एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वेरियस वेपन सिस्टम्स। इंडिया के पास जो वेपन सिस्टम्स है आयशा, वो बेशतर जो है वो रशियन वेपन सिस्टम्स। उनकी जो एवियोनिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कमज़ोर है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि उनको अपग्रेड करो विद अमेरिकन एवियोनिक्स एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी। एक तरफ, दूसरी तरफ हमसे डायरेक्ट भी खरीदो। तो ये इस किस्म की डिफेंस डील्स हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि 10 साल की एक डिफेंस डील करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर अमेरिका की यही कोशिश होगी कि ये जो $50 अरब का जो डिफिसिट है, ये अपने और हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे टू इंडिया, ताकि फ्रांस और रशिया पीछे हटे और अमेरिका बिकम्स द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वेपन्स टू इंडिया। वेपन सप्लाई के साथ डिपेंडेंस भी हो जाती है ना, फिर आपकी इनग्रेस हो जाती है। अमेरिका जो है फिर आगे बैठ जाएगा ना, क्योंकि वेपन्स उनके होंगे। अच्छा, इंडिया का ये है कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने रशियन वेपन्स के ऊपर बहुत रिलायंस था जी, अपनी स्टील इंडस्ट्री भी एंड ऑल्सो इन वेपन्स प्रोडक्शन और ऑल्सो इन द इम्पोर्ट ऑफ वेपन्स। मिग जहाज ये वो सारा कुछ रशिया से आया था, जहाँ हम जो थे अब सारा कुछ अमेरिका से ले रहे थे। अच्छा, अब बात यह कि इंडिया ने जो किया रशिया के साथ, वो इंडिया ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर लिया कि जी हम ख़रीदेंगे आपसे, मगर ख़ुद उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद बनाने शुरू करेंगे और आप हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा। हमने अमेरिका के साथ ये नहीं किया। हमने कहा जी भेजी जाओ, असि नहीं बनाना, तुसी भेजी जाओ। हमने वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं की अमेरिका के साथ। और अगर हम करते, पता नहीं हमें देते भी या ना देते, मगर शायद हमने कोशिश भी नहीं की। वी वो कंटेंट के आने दो, जिसकी वजह से हम इतनी डिपेंडेंस हो गई है अमेरिकन वेपन्स के ऊपर कि अब हम इधर उधर नहीं देख सकते। So that is why America was so important to Pakistan. Right. And that is why America की military और military industry जो है is so close to the Pakistani army and national security status in Pakistan. अब आइए कि आगे इंडिया और अमेरिका का क्या होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? तो अब आई थिंक ये पहले भी ये नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे थे, एक्सरसाइजेस करते थे और भी करेंगे और भी हथियार अब तो बड़े पैमाने पे कहा गया कि करेंगे। तो आई थिंक अमेरिका की कोशिश है कि एक तो इंडिया को और जंजीरों में, अच्छा, कि और भी इसको डिपेंडेंसी की जाए। अच्छा। दूसरा ये है कि अमेरिका को इंडिया जो है उससे और भी पैसे खर्च करे और हथियार खरीदे। ओके। सो आई थिंक ऑन दीज 2 फ्रंट्स अमेरिका ने अब बिल्कुल वाजे कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी लेट गया है। ओके। वो ही थिंक्स कि यस यही काम करने की ज़रूरत है। ये राइजिंग अमेरिका जो है इज़ द बिग पावर। हम न्यूट्रल नहीं रह सकते उस तरीके के साथ। नरेंद्र मोदी को पूछा गया कि आप किस कैंप में हैं, उसने ये नहीं कहा कि हम रशिया के कैंप में हैं या हम अमेरिका के कैंप में। उसने बड़ी तरीके के साथ कहा हम तो अमन के कैंप में क्योंकि अमन की बात अब कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो इट वाज अ वे ऑफ सेइंग कि वी विल सपोर्ट ट्रंप। राइट, स्मार्ट मूव। तो बट एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर बड़ी ऑपोजिशन है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर कर रहे हैं और आपको एक्चुअली यू शुड ट्राई एंड बिल्ड योर रिलेशंस विद योर नेबर्स। वो आपके इतने हथियार लेके इंडिया करेगा क्या यही सवाल है मेरा कि वो क्या करेगा, आर्मी लेके करेगा क्या? चाइना पे नजर रखेगा? चाइना के साथ लड़ नहीं सकता, पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकता। 2 वजह, चाइना के साथ तो लड़ नहीं सकता, वो तो मिलिट्री सुपीरियरिटी जो इंडिया पाकिस्तान की है वो चाइना इंडिया की है, तो कन्वेंशनली तो नहीं लड़ सकता। ओके। तो हमारे साथ कन्वेंशनली लड़ सकता है मगर हम नहीं लड़ते कन्वेंशनली। तो हम जब भी वो स्टेज आती है जहाँ इंडिया की कन्वेंशनल मिलिट्री माइट वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करती है या ओवरवेलम करने की कोशिश करती है, हावी होने की कोशिश करती है, हम अपने न्यूक्लियर वेपन जो है टक 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 करना शुरू कर देते हैं। कटो जी, थोड़ा हवा लगाओ, उन्होंने थोड़ी देर मिट्टी शिट्टी टाओ, इंडिया को पता लगे कैसी तैयारी करने में। तो इसलिए आई थिंक इंडिया की जो सारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है ना, आई थिंक इट्स फ्लॉड। इंडिया अगर वो अपने गरीबों के ऊपर और अपने सोशल सेक्टर के ऊपर काम करें तो दे वुड बी बेटर ऑफ। मगर ये जो उनकी है ना ऑब्सेशन कि वी वांट टू बी अ ग्रेट मिलिट्री पावर, इस रीजन के अंदर जहाँ चाइना बैठा हुआ है एक तरफ, आप नहीं बन सकते बिगर मिलिट्री पावर देन चाइना
दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है न्यूक्लियर वेपन लेके। आप पाकिस्तान को मिलिटरीली डोमिनेट नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव अ न्यूक्लियर वेपन। तो फिर व्हाट इज द गेम? इंडिया किसके साथ ये सारी हथियार और ये आर्मी और ये किसके साथ करेगा? जी। ना चाइना चाहता है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, ना पाकिस्तान चाहता है। तो मतलब है कि तो इंडिया ये क्यों कर रहा है? तो ये मेरा ख्याल है ये गलत किस्म की पॉलिसीज हैं। मगर वो बीजेपी के एक है ना कि जी एक नेशनलिज्म, वी आर अ ग्रेट पावर, और ग्रेट पावर के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है। मगर देखिए यूरोप के मिलिट्री स्ट्रेंथ जब उन्होंने देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि अब हमें अपनी मईशत के ऊपर, आवाम के ऊपर पैसे खर्च करने हैं, तो उन्होंने अमेरिका के ऊपर बोझ डाल दिया नेटो शेटो का। ठीक है, वो अब 70 साल हो गए और अब आप देखिए सर्कल फुल्स आ गया है। अब क्या करेंगे? मैं आता हूँ। बिल्कुल, वो हम करेंगे। वो कह रहा है जी अपने पैसे लगो, ऐसे नहीं करना हो। तो अब इसी तरीके के साथ इंडिया जो है ये क्या कर रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड इट। पाकिस्तान के साथ तो अब पाकिस्तान तो अब आर्म्स रेस में भी नहीं है, बिकॉज वी नाउ नो वी कांट कैच अप विद इंडिया इन एन आर्म्स रेस। तो हमने तो इसीलिए न्यूक्लियर डिटरेंस रखा हुआ है और मिनिमल किस्म की हमारी स्पेंडिंग है जिसके साथ, और ज्यादा चाइना के साथ। अमेरिका से तो हमें स्पेयर पार्ट्स नहीं देता अमेरिका, हम तो कैनिबलाइज कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं इधर उधर से। तो आई थिंक नरेंद्र मोदी जो है वो ही वांट्स टू मेक इंडिया अ ग्रेट मिलिट्री पावर। अगर मैं समझता हूँ ये रीजन के अंदर ग्रेट मिलिट्री पावर की स्कोप नहीं है। इट डजंट मैटर। चाइना हैज़ नो इंटेंशन ऑफ इन्वेडिंग इंडिया या इंडिया को ओवरवेलम करने का, बिल्कुल नहीं। चाइना का एम ही कुछ और है। ठीक है, तो इंडिया पर ये क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्या टारगेट्स है ये बिल्कुल ये वही सिविलाइजेशनल अप्रोच है कि अब न्यूक्लियर वेपन्स भी हमारे पास इतने होने चाहिए, हमारी आर्मी भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, हमारे पास ये भी हथियार होने चाहिए, वो भी होने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हु आर यू डिफेंडिंग इंडिया अगेंस्ट? ना आप डिफेंड कर रहे हैं किसी के खिलाफ, ना आप ऑफेंस कर सकते हैं इन वेपन्स के साथ, नाइदर विद पाकिस्तान नॉर विद चाइना। तो किसके लिए कर रहे हैं आप ये? So I think there's a lot of there should be a lot of debate in India about some of these issues. ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये डिमांड भी की गई है कि आप रशियन तेल के बजाय अमेरिका से तेल लें, तो ये मुमकिन हो पाएगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंडिया रशिया से भी तेल लेता है और ईरान से भी लेता है। ठीक, ईरान के ऊपर अमेरिका ने एम्बार्गो लगाया हुआ है, मगर उसके बावजूद इंडिया ईरान से तेल लेता है और वो ईरान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ईरान के बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं जी। हम नहीं लेते ईरान से, नहीं ले सकते। हम लेना चाहते हैं, हम नहीं ले सकते। वो डब्बे विच स्मगल होता है, तो देखे ना आपने, बोतलों में, डब्बों में, कैंस में। तो इंडिया ऑफिशियली लेता है 30% ऑफ इट्स सप्लाई कम्स फ्रॉम ईरान एज फार एज आई नो। तो अब ये कह रहा है उसको, इंडिया को, कि तेल भी हमसे ले आप। अच्छा, क्योंकि इन्होंने ये फैसला किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि हमारे पास तेल के बहुत रिजर्व्स हैं, शेल गैस के बहुत से रिजर्व्स हैं। अच्छा, हम क्यों उनको छुपा के बैठे हुए, किस दिन के इंतजार में हैं? पहले तो ये फलसफा था ना आयशा कि मिडिल ईस्ट का ऑयल जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम अपना ऑयल निकालेंगे। ठीक, तो इसीलिए अमेरिका अपनी ऑयल प्रोडक्शन बड़ी रिस्ट्रेंट करके रखता था, ना एक्सपोर्ट को ज़्यादा करता था, ना कुछ, छुपा के रखी हुई। एक्सप्लोर कर लिया, रिजर्व्स हो गए, पता है हमारे पास क्या है, थोड़ी थोड़ी निकाल, और बाकी दुनिया की से ऑयल लेता था। ठीक, अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना तेल निकालें और एक्सपोर्ट करें जी, और खुशहाली लेके आए, और छोड़े दुनिया में क्या होता है, तेल की कीमत गिरती है तो गिरने दो, हम अपनी भी सप्लाई करेंगे। तो आई थिंक इस किस्म की पॉलिसीज़ के ऊपर ईरान के लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगा ना। एक तरफ वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो ऑयल सप्लाईज को इंक्रीज करेंगे और सऊदी अरेबिया के साथ भी मिलकर ये करेंगे, तो और अपना तेल भी एक्सपोर्ट करेंगे। और इंडिया को ये कह रहा है कि रूस से मत लो, ईरान से मत लो, हमसे ले लो, हम तैयार हैं अब देने के लिए, पहले तैयार नहीं थे। तो मतलब है इस किस्म की नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब कहाँ तक ये जाएंगी वी कांट से, बस ये डेफिनेटली जो स्टेटस को वर्ल्ड का है ना, तोड़ दिया उसको, उसने उसको तोड़ने जा रहा है। अभी तक नहीं टूटा, अभी तो शुरू किया उसने, इब्तिदाई है। अब वो बातें हो रही हैं, अब किस हद तक ये कामयाब हो जाएगा, किस हद तक इसके खिलाफ महाज बन जाएंगे, वी डोंट नो। मगर इसकी कोशिश ज़रूर है कि किसी तरीके के साथ एक नया पैराडाइम जिसे कहते हैं, नया ग्लोबल ऑर्डर एक नया बनाया जाए जिसका सेंटर पीस अमेरिका हो जी। तो साथ ही ये जो दोनों के दरमियान ट्रेड है वो 5 बरस में $500 अरब तक ले जाने की बात की गई है, ये मुमकिन हो पाएगा? अब भारत जो डिमांड्स उसके सामने रखी जा रही हैं, क्या एक्सपेक्ट करे थे नरेंद्र मोदी?
अब 200 से 500 जाना, 200 अरब से 500 जाना, जिसके अंदर वो कहता है कि बैलेंस होना चाहिए, 250 आप करें 250 हम करें। माजी में तो फायदा था ना इंडिया को। 250 तो उसी सूरत में होंगे ना कि हथियार खरीदेंगे लंबे चौड़े जी। तो वही मैं अभी वही तो सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि इसका हथियार खरीदेंगे और तेल खरीदेंगे जी। उसके साथ क्या होगा कि इंडिया के तल्लुकात ईरान और रशिया के साथ खराब होंगे। जाहिर है वो भी तो डिपेंड करते हैं ना, उनकी तो इकोनॉमीज जो है वो भी डिपेंड करती है ऑन एक्सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना निगोशिएट करनी पड़ेंगी। ये मैं नहीं समझता कि ये जो 500 बिलियन का टारगेट है ये फुलफिल होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, इंडिया भी इतनी जल्दी नहीं कि जी अच्छा सरेंडर नहीं करेगा इतने आराम से ना, इंडिया विल नॉट। बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है आफ्टर दीस डिमांड। जाहिर है मेरा ख्याल है ब्रिक्स के अंदर हमें पता ना डोनाल्ड ट्रम्प इज अगेंस्ट ब्रिक्स जी। उसने तो ब्रिक्स को भी टाइट करना है वो भी जिक्र नहीं आया उसका, मगर पता है हमें। जाहिर है वो डॉलर के लिए, वो तो डॉलर की बालादस्ती चाहते हैं। डर ही है कि डॉलर का इशू है और वहाँ ब्रिक्स में चाइना एंड रशिया वांट टू मेक ब्रिक्स अ स्ट्रांग थिंग, और वो वहाँ दे वांट देयर ओन करेंसीज टू कम इन। वो तो बिल्कुल लगे हुए हैं टू अटैक द डॉलर और डोनाल्ड ट्रम्प ने होने नहीं देना ये। सो आई थिंक ये सारी बातें अभी हवा में हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इनका अगर ख्याल है कि चाइना और रशिया जो है और इवन इंडिया विल अलाउ डोनाल्ड ट्रम्प टू डू ऑल दिस, मुश्किल है। They're not going to allow him to do it. अच्छा, so it's going to be a very interesting debate और कि आगे कैसे ये होता है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? दफ्तर खारिजा ने तो मजम्मत किया जिस तरह से वहाँ कहा गया है कि पाकिस्तान सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे दहशतगर्दी के लिए। क्या पाकिस्तान को घबराना चाहिए? इतनी बड़ी जो वेपन डील्स हो रही है, जाहिर है देखिए अगर इंडिया को अब अमेरिकन वेपन्स मिलेंगे और मॉडर्नाइजेशन होगी तो जाहिर है हमारे यहाँ भी तो हार्ट सर्चिंग सोल सर्चिंग होगी कि अब हम क्या करें। अगर इनके पास F-35 आ जाते हैं तो हमारे F-16 का क्या होगा? तो फिर हमारे बेचारे F-16 तो 20 साल पुराने हैं यार। तुसी क्या ना वो पोचा शोचा मारो टाकी शाकी। हमारे पास अब चाइनीज बहुत अच्छे जहाज आ रहे हैं, सम ऑफ देम आर एज गुड एज द F-35 इफ नॉट बेटर। तो वो नहीं है, इसीलिए इंडिया मांग रहा है ना F-35, क्योंकि पाकिस्तानियों ने चीनियों के साथ ये J सीरीज के जो जहाज लिए हैं और जो बना रहे हैं दे आर वेरी हाई क्वालिटी। तो इसलिए आई थिंक इंडिया वांट्स द F-35। बट यार मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि इंडिया की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोशिश होती है बिकॉज उसके पास ज़्यादा पैसा है, बड़ी इकोनॉमी है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्म्स रेस में फंसे। देखिए ये आर्म्स रेस होती क्या है? आर्म्स रेस ये होती है कि आपके दुश्मन ने ज़्यादा हथियार रख लिए, ज़्यादा पैसे खर्च किए, फिर आपको भी ज़्यादा पैसे खर्च करके अपने हथियार बढ़ाने पड़ते हैं। ये अमेरिका और रूस के दरमियान आर्म्स रेस चली थी जी। और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए रूस ने, और जब कोलैप्स का वक्त आया वो आर्म्स रेस की वजह से बढ़ गया। रोटी नहीं थी, न्यूक्लियर वेपन्स थे, टैंक्स थे, मिसाइल्स थी और दुकानों के अंदर रोटी नहीं मिलती थी। दैट्स व्हाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड। इट वाज द आर्म्स रेस। इंडिया की भी ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को आर्म्स रेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए और आप पाकिस्तान जो है वो फंस जाए इस ट्रैप के अंदर। इंडिया तो अफोर्ड कर सकता है, पाकिस्तान कांट अफोर्ड एन आर्म्स रेस। इसीलिए वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। इसीलिए हमने फिर एक न्यूक्लियर डिटेरेंस बनाया है ताकि हमें ये आर्म्स रेस से बचना पड़े। अच्छा, अब इंडिया अभी भी लगा हुआ है, अब ये जो सारे हथियार आएंगे इंडिया में, यहाँ तो जाहिर है परेशानी होगी बिकॉज अगर एक लिमिटेड वॉर भी होती है तो लिमिटेड वॉर के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स तो इस्तेमाल नहीं होते। 15 दिन की वॉर होती है विद हाई क्वालिटी अमेरिकन वेपन्स विद द इंडियंस या तो बिफोर इट कम्स टू दैट स्टेज वे वी आर डिफीटेड, राउंडली डिफीटेड, और हम कहते हैं अब न्यूक्लियर वेपन निकाल लो, तो उससे पहले जंग ही बंद हो जाएगी, मगर यू विल फेस डिफीट एंड सो ऑन। वो धमकी तो देते रहते हैं ना, आज़ाद कश्मीर ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हैज़ टू बी वरीड बाय दिस अमेरिकन अप्रोच एंड इंडियाज़ अग्रीमेंट कि हम हथियार अमेरिका से लेंगे। और ये जो बात है कि ट्रेड डिफिसिट को कम किया जाए, दैट मीन्स के डेफिनेटली वेपन्स फ्रॉम अमेरिका विल कम टू इंडिया। पहले ना आते थे ना वो मांगते थे ज़्यादा, अब वो कहते हैं लो और इनको लेने भी पड़ेंगे, और ये मांग भी रहे हैं कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो इनको रूस से नहीं मिलते, चाइना से नहीं मिलते, टू मैच सम ऑफ आर हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। तो इसका आई थिंक ये वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। ये जो आर्म्स रेस है ये हमें we can't afford it. सूट नहीं करती जब इस इकोनॉमी के साथ। It's very dangerous. तो इसका मतलब है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी हम एक बड़ा चेंज आते हुए देख रहे हैं उसकी। फॉरेन पॉलिसी इंडिया की तो खैर इतना नहीं, इंडिया की जो हमारे साथ जो इशू है ना, इंडिया की पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान क्या है? डिफेंस पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान। व्हाट इज द पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड व्हाट इज पाकिस्तान पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया? अब आपने सवाल छेड़ ही दिया। देखिए
जनरल बाजवा के ज़माने में जी। और जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, उससे पहले पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि अब हम आर्म्स रेस नहीं करेंगे और बॉर्डर को भी सीज फायर करा के स्टिच अप कर देंगे, कोई लड़ाई झगड़े छोड़े। तो उनको एहसास था इस बात का कि वी नीड टू फोकस ऑन आवर ओन डेवलपमेंट एंड वी नीड टू ट्रांसफर फंड्स टू डेवलपमेंट। जी। अदरवाइज आवाम को कुछ नहीं मिल रहा और ये हथियार आते जा रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या है। तो इसलिए उन्होंने तो कुछ हद तक बात को आगे बढ़ाया, बट जब से नरेंद्र मोदी आया है इसने पॉलिसी चेंज कर दी। ही डजंट वांट टू हैव पीस विद पाकिस्तान। जी। वो समझता है कि उनकी बेहतरी इसी में है कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा जाए। जी। इसीलिए उन्होंने कश्मीर के अंदर जो जो कुछ किया है वो सोचे बगैर समझे बगैर, या सोच और समझ के साथ किया, आप ये समझे, और हमें ऑन द बैक फुट कर दिया। फिर एक ऐसा वक्त आया कि हम कंपेल हो गए कि हमने तजारत बंद कर दी। हालांकि तजारत में हमारा ज़्यादा फ़ायदा था, इंडिया का इतना फ़ायदा नहीं था। इंडिया के लिए 5-6 अरब डॉलर के ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से इंडिया को कुछ नहीं खास मिलता, पर हमें सस्ती चीज़ें मिल रही थी। हमारी इन्फ्लेशन के लिए, कंज्यूमर इंडेक्स के लिए हमारा फ़ायदा था उसमें तजारत में। मगर वो हमने फिर गुस्से में आके कश्मीर का जो खुसूसी स्टेटस खत्म किया, तो फिर हमें करना पड़ा एहतजाज के तौर पर। हाँ, वो एहतजाज, मगर नुकसान हमारा हो गया। अच्छा, अब हम समझते हैं, सोचते हैं कि खोले ना खोले, उधर से वो कहता ना खोलो, हो गया तो हम तो इंटरेस्टेड इंडिफरेंट है, हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आप देखें ना, सो दिस इज द पॉलिसी। ऊपर से उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अपना फुटप्रिंट बढ़ा लिया, बिकॉज हमारा फुटप्रिंट वहाँ जम नहीं रहा है, और अब वो अफगानिस्तान के अंदर भी बैठ के तालिबान के साथ मिसचिफ क्रिएट करेंगे, और बलोचों के साथ तो वो हो ही रहा है ऑलरेडी, दे आर सपोर्टिंग देम। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी रही है अंडर vis-a-vis पाकिस्तान, अंडर नरेंद्र मोदी। लेकिन पाकिस्तान की वैसी नहीं रही। पाकिस्तान, मैं समझ रहा हूँ कि अब शायद अंडर जनरल आसिम मुनीर, मेरा ख्याल है यहाँ एक रियलाइजेशन हुई है कि हमने बड़ी कोशिश की है कि हम तालिबान को भी समझाएं कि लड़ाई झगड़े छोड़ो, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। बयानबाजी चलती रहेगी, मगर इससे ज़्यादा जिहादवाद ख़त्म कर दी। तो इंडिया ने नहीं रुका ना। इंडिया ने ये कि पहले तो ये सपोर्ट किया सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान, नंबर 2 उसके बाद टेररिज्म शुरू की यहाँ। इट्स अ फैक्ट। ये जो इंडिया ने जो कनाडा के अंदर और यूके के अंदर टारगेट किया सिख लीडर्स को, उसी किस्म के जिहादी लीडर्स को पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया। एंड दे खुद मानते हैं कि 5-6 को हमने पेड असैसिन्स के जरिए वी हैव नॉक्ड देम ऑफ। सो दे हैव बीन पिकिंग एंड चूजिंग। और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि आसिम मुनीर आया तो इसने ये कहा कि बहुत हो गया है। हमने तो पूरी कोशिश की है इनके साथ कोई अमन की बात की जाए, लड़ाई झगड़े ना किया जाए, ये नहीं करते। ये लगे हुए हैं अपनी ऑफेंसिव डिफेंस करने में। तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अब अफगानिस्तान के साथ जैसे कहते हैं हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहे, हमारे बंदे मारी जा रहे हैं, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स तजारत भी हम करना चाह रहे हैं, इनकी चीज़ रोक भी नहीं रहे हैं, इनको सब चीज़ें जा रही हैं यहाँ से, हर किस्म की मदद कर रहे हैं, रिकग्नाइज भी कर लिया रही जी, और ये फिर भी हमारे साथ ये कर रहे हैं कि कहते हैं जी ड्यूरेंट लाइन नहीं मानते, फिर तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हम करें? तो फिर ये आखिर में आके फ्रस्ट्रेशन, एंगर, रेज, तो इन्होंने थोड़ी बहुत कार्रवाई करनी शुरू कर दी अगेंस्ट द TTP। तो मेरा ख्याल है अब कश्मीर में भी, मेरा ख्याल है कि अब कश्मीर में भी टिट फॉर टैट, ये जो इंडिया जो कर रहा है इन बलूचिस्तान TTP के साथ मिलकर KP में, तो मेरा ख्याल है कि शायद अब थोड़ा सा काउंटर स्ट्रेटजी जरूर होगी कि यार सुनते तो नहीं है, हम चुप करके बैठे हुए, नाजायज फायदा हमारा उठा रहे हैं, कमजोरी समझते हैं हम कमजोर हैं, चलो फिर असी भी थोड़ी बहुत ठोल देने। तो अब इंडिया को अब हल्का हल्का वहाँ से खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि शायद यहाँ से भी थोड़ी सी टैप लाइन खुल रही है। तो अगर ये फिर पूरी फुल फ्लैश खुल गई तो आप समझिए कि वील कम बैक टू द ब्रिंक ऑफ वॉर। तो इसलिए इट्स टाइम फॉर नरेंद्र मोदी टू reevaluate his whole Pakistan strategy and his strategy of becoming a major military buyer and a major military outpost. किसके लिए? What for? जाहिर है ये सवाल ही नरेंद्र मोदी साहब के सामने रखते हैं कि वो देखें ये ताकत का नशा जो है वो किन नताइज पे मुंतज होता है, उसकी मिसालें भी सेठी साहब के तज़िये से आपने जाने।